नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपको कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संप्रत्यय के विषय में पढ़ाऊँगी और ये चैप्टर 106 लर्निंग एंड टीचिंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। वैसे टीचिंग शब्द का जो प्रयोग है प्रायः सभी लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्या अर्थ है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। शिक्षण को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ। व्यापक अर्थ में वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग में व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सिखाने का काम व्यक्तियों और वस्तुओं द्वारा होता है। हर व्यक्ति सीखता रहता है। मनुष्य बहुत कुछ परिवार में रहकर सीखता है, विद्यालय में जाकर सीखता है, समाज में सीखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वातावरण, राजनीति, उद्योग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो सीखता ही रहता है। व्यापक रूप से सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सभी साधनों से सीखता है। औपचारिक साधनों के अंतर्गत वो विद्यालय में सीखता है, अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत वो मित्र, परिवार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह सीखता है और निरौपचारिक साधन के अंतर्गत वो समाचार पत्रों के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, विचार गोष्ठियों के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा सीखता है। The concept of teaching is the main contribution of philosophy. जब हम नैरोअर मीनिंग ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो संकुचित अर्थ में केवल बालक को कक्षा में ज्ञान और परामर्श देने से होता है। ये जो शिक्षण होता है वो पूर्ण रूप से सुनियोजित होता है और इसमें केवल हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको शिक्षण की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। चूँकि शिक्षण एक सामाजिक संप्रत्यय है, इसलिए शिक्षण की एक कोई सर्वमान्य और व्यापक परिभाषा नहीं दी जा सकती। सामाजिक तथ्य शिक्षण को प्रभावित करते हैं और जो सामाजिक तथ्य और मानवीय घटक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए और सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। शिक्षण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, जैसे किसी राष्ट्र के शासन का स्वरूप, गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, संस्कृति, कल्चर, इन सभी का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है और इसलिए हम शासन के अंतर्गत शिक्षण की परिभाषाओं को अभी डिस्कस करेंगे। अर्थात शिक्षण का जो अर्थ है वो शासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में बताऊंगी। एक तंत्र शासन में शिक्षण का क्या अर्थ है। ये जो शासन व्यवस्था है ये क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टास्क सेंटर्ड पर आधारित है। ये परंपरागत सिद्धांत, कार्य केंद्रित का अनुसरण करती है। इस शासन में ये माना जाता है कि जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में इनिशिएटिव लेने की क्षमता नहीं होती है। वो केवल निर्देशों का पालन कर सकते हैं, आदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन खुद इनिशिएटिव लेकर कोई नया काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के शासन के अंतर्गत जो शिक्षण के का अर्थ है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें एडमंड एमिडोन ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। ये परिभाषा एडमंड एमिडोन ने दी है और इन्होंने इस परिभाषा को H.C. मॉरिसन ने दी है और इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है। अब देखिए, हम लोग इस परिभाषा को अगर एनालाइज करें तो ये देखेंगे कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर। क्या है
कि शिक्षण में इंटीमेट कांटेक्ट होता है किसके किसके बीच में, मोर मेच्योर पर्सनालिटी और लेस मेच्योर पर्सनालिटी। मोर मेच्योर पर्सनालिटी इज द टीचर एंड लेस मेच्योर पर्सनालिटी इज द स्टूडेंट। और मोर मेच्योर पर्सनालिटी क्या करता है, लेस मेच्योर पर्सनालिटी की एडवांस टीचिंग के लिए वो उसे अरेंज करता है और उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार के शासन में जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को निर्देशों को देता है और ये माना जाता है कि विद्यार्थी उनके निर्देशों को यथावत स्वीकार करेंगे और वो जो कुछ भी पढ़ाएगा शिक्षक यहाँ गलत भी पढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के साथ विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता नहीं दी जाती, उनको छूट नहीं दी जाती है। इसलिए इसमें जो शिक्षण का लेवल है, जो स्तर है, वो स्मृति स्तर पर रखने का ही स्मृति स्तर पर ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक ही क्रियाशील होता है। क्योंकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माना जाता है कि सदस्यों में इनिशिएटिव लेने की क्षमता नहीं होती है, तो इस तरह से शिक्षक भी विद्यार्थियों को यही मान के चलता है कि विद्यार्थी का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति है, जिस पर शिक्षक जैसा चाहे, जो कुछ भी चाहे उसको पढ़ा सकता है, दे सकता है। उसके मूल्यों, उसके अभिवृत्तियों और उसकी इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मीनिंग ऑफ टीचिंग इज इन डेमोक्रेसी। ये जो थियरी है वो मानवीय संबंध व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। ह्यूमन रिलेशन थियरी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप सेंटर्ड है। इसमें ये माना जाता है कि जो सदस्य हैं, जो मतलब प्रजातंत्र में जो सदस्य हैं, उनमें इनिशिएटिव लेने की क्षमता होती है। वो कुछ मूल्य, कुछ अभिवृत्तियां और कुछ रुचियां लेकर आते हैं और उन रुचियों को, उन अभिवृत्तियों को आगे बढ़ाना इस शासन व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है। और इसमें समानता के सिद्धांत को, इक्वलिटी के सिद्धांत को और डेमोक्रेसी को, मतलब अच्छे से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, फ्रीडम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शिक्षक और छात्र दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें एडमंड एमिडोन ने 1967 में एक परिभाषा दी है, जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टास्क विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल एंड आफ्टर सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटी। इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षण को अंतः प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहाँ कहाँ चलती है ये प्रक्रिया? जो शिक्षक और छात्र के मध्य परिचालित होती है, और कक्षा कथन का जो संबंध होता है वो अपेक्षित क्रियाओं से होता है। इसमें कक्षा का वातावरण खुला हुआ होता है, कक्षा का मतलब वातावरण स्वतंत्र होता है और शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः प्रक्रिया होती है। इसमें एक फ्लैंडर्स ने एक चार्ट के द्वारा भी मतलब टीचर बिहेवियर को समझाया है कि कक्षा में शिक्षक जो है वो दो प्रकार की क्रियाएं करता है, वर्बल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल इंटरेक्शन में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसमें इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्सेज होते हैं। स्टूडेंट के द्वारा भी इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं। कभी टीचर प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी उसका आंसर देता है, और कभी विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो शिक्षक उसका आंसर देता है। इस प्रकार से इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन के समय ऑन टास्क और ऑफ टास्क, और जब कक्षा के समय और कक्षा के पश्चात दोनों शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं। कभी कभी कक्षा का कार्य विघ्नपूर्ण समाप्त होता है, उसमें ऑब्स्टिकल्स होते हैं और कभी कभी ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार में वो परिवर्तन आ जाता है जो शिक्षक चाहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो भी हम शिक्षण के अर्थ को बताएंगे, प्रतिपादित करेंगे, बताया जाएगा, उसमें डेमोक्रेसी के अंतर्गत, प्रजातंत्र के अंतर्गत डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। अर्थात जो कुछ भी है मतलब प्रजातंत्र के द्वारा ही राजा का चुनाव होता है, प्रजातंत्र के द्वारा ही। तो इसमें प्रजातंत्र का क्या अर्थ है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, दोनों के बीच अंतः प्रक्रिया होगी, दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा। अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं
होगा तो वो प्रक्रिया जो है वो उसे हम शिक्षण प्रक्रिया नहीं मानेंगे, क्योंकि वो शिक्षण प्रक्रिया एक तरफा हो जाएगी, उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हम उसे टीचिंग प्रोसेस डेमोक्रेसी के अंतर्गत, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत हम उसे टीचिंग की प्रक्रिया नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को स्वतंत्रता के सिद्धांत और समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, उनको इंडिपेंडेंट सीखने का अवसर दिया जाता है, और इक्वलिटी के सिद्धांत को कि सभी छात्र एक बराबर हैं, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आए हैं, इस सिद्धांत को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत पालन किया जाता है। इसके बाद दूसरी डिफिनीशन जो है एनएल गेज ने दी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत ही। उन्होंने बताया है कि टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस aimed at changing the behavior potential of another person। 1962 में एनएल गेज ने ये परिभाषा दी है, और उन्होंने ये बताया है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। अब इसमें देखिए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल है इन्फ्लुएंस। फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब पारस्परिक, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करने का लक्ष्य होता है। किसको? मतलब शिक्षक विद्यार्थी को प्रभावित करता है और विद्यार्थी शिक्षक को प्रभावित करता है। एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसके मैं आपके सामने बताती हूँ कि इफ यू वांट टू लर्न समवन you must be ready to teach someone, and if you want to teach someone you must be ready to learn someone। अर्थात अगर आपको पढ़ाना है तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आपको सीखना है तो आपको पढ़ाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अर्थात ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। अगर आपने एक तरफा, मतलब शिक्षक ने कुछ बताया और विद्यार्थी ने उसे ग्रहण नहीं किया, तब तक उसे टीचिंग की प्रक्रिया हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए इसमें एनएल गेज ने क्या कहा कि शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे की व्यवहारिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, और लक्ष्य क्या होता है? डेवलपमेंट। पोटेंशियल जो है विद्यार्थी के अंदर, उस पोटेंशियल को, उसकी क्षमताओं को, जो उसकी छुपी हुई क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को बाहर निकालने का लक्ष्य होता है। और कभी कभी जो विद्यार्थी है वो भी ऐसे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो शिक्षक को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के व्यवहार से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा शासन का स्वरूप है मीनिंग ऑफ टीचिंग इज लेजर फेयर, जिसको हिंदी में हम हस्तक्षेप रहित शासन कहते हैं। जैसा हस्तक्षेप रहित शासन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें शिक्षक का, मतलब इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है, लेजर फेयर इसे कहा जाता है। और इसमें इस प्रकार का जो शासन व्यवस्था है ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर्ड पर आधारित है। ये आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है, कार्य एवं संबंध केंद्रित इस व्यवस्था को माना जाता है। इसमें ये माना जाता है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो गाइड की भांति रहते हैं, और इसमें जॉन ब्रूबेकर ने एक अपनी डिफिनेशन बताई है टीचिंग की, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। मतलब शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती है। छात्र इन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयास करता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयास करता है, और जो छात्रों की इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो विद्यार्थियों को सीखने में, ये इस प्रकार की क्रियाएं सीखने में सहायक होती हैं। तो इस परिभाषा में हम देखेंगे कि टीचिंग क्या है? अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन है। इसमें मतलब हम मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को और उसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? जैसे हमने फिल इन दी गैप्स टाइप के क्वेश्चंस रख दिए, हमने पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थियों के सामने ऑब्स्ट्रक्शंस रख दिया, कुछ कठिनाइयाँ रख दी, और उन कठिनाइयों पर जब वो विद्यार्थी विजय पाने का प्रयास करेगा, उन कठिनाइयों पर जब ओवरकम करने का प्रयास करेगा, तो ऐसा करने से वो कुछ सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ विद्यालय, जैसे आईसीएसई बोर्ड के कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो विद्यार्थियों को केवल स्पून फीडिंग कराते हैं, लेकिन ऐसा कराना उनके लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं।
लर्निंग या सीखने तीन प्रकार से किया जाता है, जैसे मेमोरी लेवल पर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल पर होता है। जैसे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लर्निंग होती है वो मेमोरी लेवल पर होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होती है और लेजर फेयर में ये जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पर प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर और इस प्रकार की लेजर फेयर में जो कक्षा का वातावरण है वो ओपन होता है। शिक्षक छात्र चाहे तो शिक्षक की आलोचना भी कर सकता है। शिक्षक हर समय विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करता रहता है, उनकी जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों पर वो विजय पाने का प्रयास करता है, कठिनाइयाँ देता है, लेकिन उन कठिनाइयों से निकालने में शिक्षक उनकी मदद करता है। मतलब पूरा का पूरा उनको स्पून फीडिंग नहीं कराता, सब कुछ नहीं बताता, बल्कि उनके रिफ्लेक्टिव लेवल को, उनके थिंकिंग को, उनकी रीजनिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों प्रकार के शासन व्यवस्था के अंतर्गत टीचिंग के स्वरूप को बताया। आपने देखा कि जैसे शासन व्यवस्था होती है उस प्रकार ही टीचिंग का जो अर्थ है और उसका जो स्वरूप है वो उसी तरह से बदल जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, इसलिए इसकी कोई सार्वभौम्य और सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कुछ मैं और अन्य विद्वानों की, अन्य स्कॉलर्स की आपको डिफिनीशंस बताऊंगी। जैसे ह्यूजेस एंड ह्यूजेस ने एक डिफिनीशन दी है, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टीचिंग मीन्स काजिंग टू लर्न, नथिंग हैज बीन गिवन अंटिल इट हैज बीन टेकन, नथिंग हैज बीन टॉट अंटिल इट हैज बीन लर्न। इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, तब तक कुछ दिया नहीं गया जब तक उसे ग्रहण नहीं किया गया, और तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया जब तक वो सीखा नहीं गया। देखिए कितनी अच्छी डिफिनीशन है कि काजिंग टू लर्न, अगर काजिंग टू लर्न नहीं है मतलब सीखने में सहायता करना है, और तब तक कुछ दिया नहीं गया जब तक उसे ग्रहण नहीं किया गया, और तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया तब तक कुछ सीखा नहीं गया। कितनी अच्छी डिफिनीशन है। जैसे गिव एंड टेक प्रोसेस है, टीचिंग को इन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। और गिव एंड टेक प्रोसेस में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे कुछ सामान लेते हैं और उसके बदले में कुछ जो भी वो मटेरियल देता है उसके बदले में आप उसे पैसा देते हैं। तो क्या हो गया, गिव एंड टेक प्रोसेस हो गया, आपने पैसा दिया और उसने आपको सामान दिया। इसी तरह से टीचर ने तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया जब तक वो सीखा। टीचर ने पढ़ाया लेकिन विद्यार्थी ने नहीं सीखा, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब टीचर का जो पढ़ाना है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। आपने दिया और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, और इसीलिए आपने देखा कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं। वो मार्क्स क्यों अलग आते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों की जो सीखने की क्षमता होती है, उनकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है, उनकी जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर हर स्टूडेंट अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है और उसी के अनुसार उसके मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से वो टीचर जो है वो मतलब ये इसमें कहा गया है कि जब तक विद्यार्थियों के व्यवहार में हम समुचित परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, जब तक हम डिजायरेबल चेंज नहीं ला पाएंगे विद्यार्थी के व्यवहार में, तब तक हम उसे टीचिंग नहीं कह सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन है W.M. रायबर्न के अनुसार। उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 फोकल पॉइंट्स इन टीचिंग, द टीचर, स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट मैटर। टीचिंग इज ए एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप between these three. This relationship helps the child to develop his power. इसमें इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, जैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य वस्तु। और क्या काम इसमें क्या है कि टीचिंग इज एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3। और टीचिंग का काम क्या होता है, शिक्षक का क्या काम होता है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यवस्तु के मध्य जो संबंध स्थापित करने का काम होता है वो टीचिंग प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है कि ये प्रोसेस जो है, दिस रिलेशनशिप हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर। और ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, विद्यार्थियों के शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
तो इस तरह से ये जो परिभाषा आपके सामने मैंने W.M. रायबर्न की रखी, ये परिभाषा भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। B.O. स्मिथ की जो डिफिनेशन है वो भी काफ़ी व्यापक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इसको हम उपयुक्त परिभाषा भी मान सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। इसका क्या अर्थ है कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो सीखने को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसमें क्या है कि सिस्टम ऑफ एक्शन और इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए, लर्निंग को उत्पन्न करने के लिए ये किया जाता है। जैसे लर्निंग में बहुत सी चीज़ें जो है वो सम्मिलित होती हैं, जैसे नॉलेज है, स्किल है, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, हैबिट्स हैं। हम कई चीज़ों को टीचिंग के द्वारा विद्यार्थियों में डेवलप करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेयर देयर इज टीचिंग लर्निंग इज मस्ट, but where there is learning teaching is not essential, because learning is both positive and negative। हम कभी भी ये नहीं चाहते, माता पिता या शिक्षक कभी भी ये नहीं चाहते कि बच्चा जो है वो समाज से या कहीं से अवांछनीय व्यवहार सीखे, जो समाज के लिए वांछनीय नहीं, अनडिजायरेबल जो उसके व्यवहार में जो चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जो कुछ गलत बातें वो सीखता है, वो कभी भी घर परिवार या शिक्षक के द्वारा नहीं बताए जाते हैं। तो टीचिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन जब हम कक्षा शिक्षण की बात करते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव चेंज लाने की ही बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, लर्निंग को इंड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं, और उस लर्निंग में हम विद्यार्थियों को नॉलेज देते हैं, उसमें स्किल्स देते हैं, उसमें हम वैल्यूज देते हैं, एटीट्यूड डेवलप करते हैं और हैबिट्स देते हैं। अर्थात हम विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, हम विद्यार्थियों को कौशल देते हैं, हम विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को उत्पन्न करने की बात करते हैं, हम विद्यार्थियों में अभिवृत्ति को डेवलप करने की बात करते हैं, और हम विद्यार्थियों में अच्छे मूल्यों को देने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा काफ़ी व्यवहारिक प्रतीत होती है और काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये कहा जाए, दूसरी डेफिनेशन है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया की, जिसमें द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प्स अदर्स टू अचीव नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। इसमें ये बताया गया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अब देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि एक व्यक्ति दूसरे को क्या क्या देता है, ज्ञान देता है, कौशल देता है और अभिरुचियों को देता है, और उसको सिखाने या प्राप्त करने में सहायता देता है। तो इन सभी परिभाषाओं से, परिभाषाएं बहुत हैं और उनको हम लोग बहुत सारी परिभाषाओं को, डिफिनीशंस को मैंने आपके सामने बताया, लेकिन इन सभी परिभाषाओं का अगर सारांश हम देखें, अगर हम उसको समराइज करें, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को नॉलेज देता है, कौशल देता है, एप्टीट्यूड चेंज करने की कोशिश करता है, उसके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, उसको उसके नॉलेज इन्हांस करने में मदद करता है, और उसके इंटरेस्ट को जागृत करने में मदद करता है, उसको मोटिवेट करता है, और समाज के लिए डिजायरेबल जो भी उसके नाम्स हैं उनको पूरा करने में शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की हमेशा सहायता करता है। तो इस तरह से आपने शिक्षण के कंसेप्ट के बारे में जाना और बहुत सी मीनिंग और डिफिनीशंस मैंने आपको बताई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। और ये जो शिक्षण की प्रकृति है, नेचर ऑफ टीचिंग है, ये उपर्युक्त जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई, जो मीनिंग मैंने आपको बताई, उन्हीं से निकल कर आ जाती है। सबसे पहला जो है कि टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। नेचर ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया कैसे है कि ये जो प्रक्रिया है ये शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य चलती रहती है। इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मतलब अंतः शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य इंटरैक्शन होता है, अंतः प्रक्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तब हम उसे इंटरैक्टिव प्रोसेस मानते हैं। सेकेंड जो है नेचर ऑफ टीचिंग क्या है कि टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही शामिल होते हैं,
और इसमें प्रोफेशनल एक्टिविटी, इसको व्यवसायिक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से लोग शिक्षण को अपनी आजीविका, अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनाते हैं, एज ए प्रोफेशन वो ऑप्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रोफेशनल एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए पर्पसफुल और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, और ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों मानी जाती है? क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाएंगे। इसलिए हर शिक्षण का कोई न कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है, हर शिक्षण का उद्देश्य जरूर होता है, और इसलिए और वो उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये शिक्षण क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे जैसे जैसे विकसित होता जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। मानव शिशु सबसे असहाय अवस्था में जन्म लेता है। जन्म के कुछ समय बाद ही जब वो चलना बोलना शुरू करता है तो वातावरण के संपर्क में आने से उसमें जो विचारों की उत्पत्ति होती है और भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है, और धीरे धीरे वो विकसित भी होता जाता है और धीरे धीरे नए नए शब्दों को, नए नए तथ्यों को, नए नए परिभाषाओं को जानता है, और इस प्रकार से वो शिक्षण को हम डेवलपमेंट का प्रोसेस मानते हैं, विकास की प्रक्रिया मानते हैं। क्योंकि अगर शिक्षण कार्य ना हो, टीचिंग प्रोसेस ना हो, तो उसके बिना डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी अधूरी रह जाएगी। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। शिक्षण एक साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि शिक्षण में बहुत से कौशल, बहुत से अभिरुचियाँ, बहुत सी अभिवृत्ति होती है, और इसलिए शिक्षक जो है अपने लेक्चर को कलात्मक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख पेश करता है, विद्यार्थियों के सम्मुख रखता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक ही सब्जेक्ट के लेक्चर को, मतलब एक ही टॉपिक को अगर 5-6 शिक्षक बताएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और सब लोग अपने अपने स्किल्स का, अपने अपने आर्ट्स का प्रदर्शन करके उसको और अधिक कलात्मक बना देते हैं। विषय को जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, वो हर शिक्षक का अलग अलग होता है। तो इसलिए इसे आर्ट मानते हैं। और साइंस क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत पहले स्थापित कर दिए गए और आज भी वो जो तथ्य हैं वो सत्य हैं। जैसे हम शिक्षक के व्यवहार का मापन कर सकते हैं, जैसे हम कुछ जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करके कक्षा अधिगम को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इस तरह से हम शिक्षण को साइंस भी मानते हैं और आर्ट भी मानते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण एक भाषागत प्रक्रिया है। मतलब हम जितने भी कंसेप्ट को बताते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स को बताते हैं, जितने भी फैक्ट्स को बताते हैं, वो सभी चीज़ों को हम लिंग्विस्टिक प्रोसेस से बताते हैं, भाषागत प्रक्रिया से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको कंसेप्ट के बारे में, आपको प्रिंसिपल्स के बारे में, आपको नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या हिंदी मीडियम में पढ़ें या आप मदर टंग में पढ़ें, तो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो लिंग्विस्टिक होता है। लिंग्विस्टिक होता है मतलब भाषागत प्रक्रिया होती है, कोई ना कोई भाषा होती है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का संप्रेषण किया जाता है। उसके बाद आता है टीचिंग इज ए फेस टू फेस एक्टिविटी। मतलब शिक्षण जो है वो आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण में एक शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी होता है और आमने सामने वाली प्रक्रिया होती है। अगर फेस टू फेस एक्टिविटी नहीं होगी तो उसे शिक्षण नहीं माना जाएगा। इसी तरह से टीचिंग इज ए मेजरेबल। टीचिंग का मापन किया जा सकता है और बहुत से हम इसके लिए बहुत से ऑब्जर्वेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम टीचर बिहेवियर टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यवहार में आए हुए परिवर्तनों का मापन कर सकते हैं, शिक्षक के व्यवहार का मापन कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत से एग्जाम लेते हैं, बहुत से टेस्ट लेते हैं, जिसके द्वारा हम उसका मापन कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग इज मॉडिफिएबल। इसका जो है इसको परिष्कृत किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें क्या है कि फीडबैक डिवाइसेस के द्वारा हम टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग में आपने देखा कि प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच,
फिर रीफीडबैक करके फिर प्लान पे हम लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो साइकिल चलती रहती है। तो शिक्षक के व्यवहार को परिष्कृत करने के लिए हम जो है वो फीडबैक डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। बीएस ब्लूम ने टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस माना है। जैसे आप ट्राइंगल बनाएंगे तो सबसे पहले फार्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस और फिर इवेल्युएशन। तो मतलब ट्राइपोलर है। सबसे हम ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं, फिर लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस हैं, विद्यालय के विभिन्न जो विषय हैं उनके द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, और सबसे लास्ट में क्या है कि हम इवेल्युएशन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। उसके बाद टीचिंग इज ए गाइडेंस। टीचिंग को हम मानते हैं कि गाइडेंस से टीचर एक गाइड की भांति विद्यार्थियों को निर्देशन देता है। पहले क्या था कि पहले हमारे पास पुस्तकें नहीं थीं और हम जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान को कंठस्थ करते थे, लेकिन अब हमारे पास पुस्तकों का बाहुल्य है। इसके अलावा अब आप मतलब अगर आजकल के ज़माने की आप बात कहें तो गूगल पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और तो इस समय शिक्षक का काम क्या है, टीचर का काम क्या है कि विद्यार्थियों को गाइड कर देना, उनको दिशा निर्देशन देना कि उनको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, उनका विकास कैसे होगा, उनकी योग्यता के आधार पर उनको विषयों का चयन करने के लिए बताया जाता है कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कौन से मतलब उनकी योग्यता क्या है उसके आधार पर। इसलिए टीचिंग को गाइडेंस माना जाता है। इसके अलावा टीचिंग इज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण है, क्योंकि औपचारिक में हम विद्यालय प्रक्रिया में विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं और अनौपचारिक में हम उनके संगी साथी परिवारजन, चर्च, मंदिर, जो ये सारी धार्मिक संस्थाएं हैं इनके द्वारा भी ज्ञान देते हैं। तो हर तरह से टीचिंग का काम जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा टीचिंग इज हेल्पिंग ए चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट। मतलब शिक्षण का काम होता है कि विद्यार्थियों को उनके वातावरण से सामंजस्य या वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। क्योंकि अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि वातावरण के साथ हम अनुकूलन स्थापित कर लें, एडजस्ट कर लें। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर होते हुए भी लोग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और आए दिन सुसाइड और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो उसका कारण क्या है कि उनका IQ या मतलब इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन इमोशनली उनको बहुत अधिक मतलब बैलेंस करने की न तो विद्यालय में कोशिश की गई, न परिवार में उनको कभी भी ऐसा बताया गया है। तो इमोशनली जो है वो उतना बैलेंस नहीं कर पाते। तो टीचिंग का काम क्या होता है कि विद्यार्थियों को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करने में उनकी मदद करना। उसके बाद है टीचिंग इज ए एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। टीचिंग इज ए रिलेशनशिप। टीचिंग इज ए रिलेशनशिप मतलब टीचर, चाइल्ड और सब्जेक्ट मैटर के बीच में तीनों में रिलेशनशिप स्थापित करना। और उसमें इसके लिए क्या होना चाहिए, टीचर को विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, टीचर को अपने बारे में मतलब अपनी फिलॉसफी अपने बारे में जानना चाहिए, और टीचर को मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जब विषय वस्तु पर उसका ज्ञान होगा और मास्टरी होगी तभी मतलब कहते हैं कि टीचर जो है There is nothing so fatal to a teacher's progress as unpreparedness। शिक्षक के लिए कोई भी चीज़ उतनी घातक नहीं होती जितना कि बिना किसी तैयारी के कक्षा में जाना। तो इसके लिए शिक्षक को टीचिंग उसकी कब इम्प्रेसिव होगी, जब उसकी तैयारी अच्छी तरह से होगी, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर होगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक सुंदर कोट से मैं अपने टीचिंग कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को ख़त्म करूँगी। उन्होंने कहा था कि ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame। कितनी अच्छी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही है कि एक शिक्षक कभी भी सच्चे अर्थों में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वो स्वयं न पढ़ रहा हो, जब तक वो स्वयं न सीख रहा हो। और एक लैंप जो है तभी अपने मतलब स्वयं जलकर ही दूसरे लैंप को प्रकाशित कर सकता है। तो मैं टीचिंग के बारे में आपसे यही कहूँगी कि मतलब शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, स्वयं हमेशा सीखने के लिए उद्यत रहे और जो भी समाज सम्मत जो भी अपेक्षाएं हैं समाज की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण में
ऐसे उद्देश्यों को शामिल करें जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। धन्यवाद।